दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते समय उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप कुछ अन्य तथ्यों को जान सकें और उस प्रश्न के बारे में विस्तार से भी जानकारी प्राप्त कर सकें। पहला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप में स्थित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का एक संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में स्थित प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही क्रम होगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। चेटलट द्वीप, किल्तन द्वीप, कदमत द्वीप, अमिनी द्वीप, अगत्ती द्वीप, एंड्रोट द्वीप, कवरत्ती द्वीप, सुहेली द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये सभी दोस्तों लक्षद्वीप के जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कदमत द्वीप, कवरत्ती द्वीप, सुहेली द्वीप और सबसे लास्ट में यानी सबसे दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप। तो उत्तर में चेटलट द्वीप है, फिर किल्तन है, कदमत है, अमिनी, अगत्ती, एंड्रोट, कवरत्ती, सुहेली और मिनिकॉय द्वीप हैं। तो इसमें से सही क्रम आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपको बताना है कि जो सिक्किम से होकर गुजरता है अक्षांश वो किस एक अन्य राज्य से भी होकर गुजरता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सिक्किम से होकर गुजरने वाला उत्तरी अक्षांश राजस्थान के उत्तरी भाग से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। आप देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अरावली, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अरावली पर्वत की उत्पत्ति ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुई है। नर्मदा, ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप अगर आप देखें तो अत्यंत नूतन काल में हुआ है ये। और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। तो आप देख सकते हैं ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए सही क्रम 2 3 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 1 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, मीठे पानी की झील के लिए या फिर एक प्रवाल द्वीप के लिए। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपको बताना है। दोस्तों केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये क्षेत्र अगर आप देखें तो समुद्र तल से नीचे खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और ये क्षेत्र सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपकी हिमालय की श्रृंखलाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनकी उच्च चोटियों का मिलान करना है। देखिए बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कंचनजंगा। लघु या मध्य हिमालय में आप देखिए नैनीताल स्थित है।
शिवालिक हिमालय के अंतर्गत मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत त्रिशूल चोटी स्थित है। तो इस तरह से सही सुमेलन 2, 3, 4 और 1 आपका हो जाएगा। देखिए 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 कथन कारण से संबंधित है। इसमें आपको बताना है, कथन है विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। बिल्कुल सही है कि विकास की ऊंची दर के साथ ही शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। और कारण है यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। बिल्कुल सही। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और आप समझ लीजिए कि विकास की ऊंची दर के साथ रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं उनमें अनेक शिक्षित लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी बढ़ जाती है। और भारत में ऐसा ही हो रहा है। देखिए हाई स्कूल और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण इनसे कम शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की तुलना में बेरोजगारी की दर उच्च है। प्रश्न संख्या 7 है, मनरेगा से संबंधित है। आप देखिए मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी, गलत है। और शहरों की तरफ प्रवास में कमी, सही है। दोस्तों मनरेगा से सकारात्मक परिवर्तन जो हुआ है वो ये है कि ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में भी वृद्धि हुई है और इनके शहरों की तरफ प्रवास में भी कमी हुई है। तो देखिए 1 और 3 आपके सही हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा कूट। तो 1 और 3 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? MRTP एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फेरा यानी FERA और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसमें से आपको बताना है कि इन भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है। तो आप जान लीजिए कि आप देखिए दोस्तों MRTP एक्ट 1969 का है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का है। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट ये दोस्तों 1973 का है। और न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो है ये आपका 1948 का है। तो सबसे पहले इनमें 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1951 हो जाएगा, फिर MRTP एक्ट और सबसे लास्ट में फेरा। तो यहाँ पर सही क्रम या सही कूट क्या हो जाएगा? तो सही कूट आपका हो जाएगा दोस्तों 4, 2, 1, 3। ऑप्शन देखते हैं 4, 2, 1, 3 में ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए इकोनॉमी से है कि मांग का संकुचन यानी कंट्रैक्शन एंड डिमांड होता है। देखिए संबंधित वस्तु की कीमत का बढ़ जाना, उपभोक्ताओं की संख्या का कम हो जाना, संबंधित वस्तुओं की कीमत का घट जाना और उपभोक्ताओं की आय का कम हो जाना। तो मांग का संकुचन होता है कैसे? तो आप जान लीजिए कि बाजार की समान दशा होने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण इसमें होने वाली मांग की कमी को मांग का संकुचन कहते हैं और वस्तु की कीमत में कमी के कारण होने वाली मांग में वृद्धि को मांग का विस्तार कहते हैं। तो उत्तर है मांग का संकुचन, संबंधित वस्तु की कीमत का बढ़ जाना जिससे उसकी मांग में कमी आ जाती है, इसको ही मांग का संकुचन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबल डिप रिसेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। मंदी में तेजी की ओर बढ़ना, मंदी से तेजी की ओर बढ़ना, मांग का अभाव, मंदी के बाद थोड़े समय के लिए उत्थान, फिर तुरंत बाद पुनः मंदी आती है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों डबल डिप रिसेशन ये है कि मंदी के बाद थोड़े समय के लिए उत्थान, फिर तुरंत बाद पुनः मंदी आती है, ये जो है डबल डिप रिसेशन कहलाता है। दोस्तों डबल डिप रिसेशन पर इसका प्रभाव जो है प्रारंभिक मंदी से भी बुरा होता है। इसके कारण ये है कि लंबे समय तक बेरोजगारी और कम GDP प्रमुखता से शामिल है। अमेरिका में 1980 के दशक में इस मंदी का प्रभाव पड़ा था और इस रिसेशन को W आकार की रिकवरी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है, आपको बताना है। देखिए, सरकार का बैंकिंग का कार्य करना, पत्र मुद्रा निर्गमन, जनता से जमा स्वीकार करना या अंतिम ऋणदाता का कार्य। तो आप देख लीजिए कि जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है और मांग आहरण विभिन्न राष्ट्रीय और निजी बैंकों का कार्य होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय बैंक जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, जबकि ये अन्य बैंकों, जो अन्य व्यापारिक बैंक हैं, उनके लिए और सरकार के लिए बैंकिंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रतिकारी शुल्क या एंटी डंपिंग क्या है। देखिए, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, कर अपवंचन के विरुद्ध शुल्क और निर्यात सब्सिडी। तो इसमें आपको बताना है कि एंटी डंपिंग या प्रतिकारी शुल्क क्या होता है। तो सही उत्तर है आयात शुल्क। और आप देख लीजिए दोस्तों, आयात शुल्क जो है प्रतिकारी शुल्क होता है और आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयातक देश द्वारा ये लगाया जाता है, और प्रतिकारी शुल्क नकारात्मक सब्सिडी के प्रभाव को कम करने के लिए आयात पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है नीलगिरी जयमंडलागार का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य तक विस्तृत है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अगस्त्यमाला जयमंडलागार का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य तक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों, नीलगिरी के बारे में जान लेते हैं। नीलगिरी जयमंडलागार या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के मुदुमलाई, मुकुरथू, केरल के शांत घाटी और कर्नाटक में बांदीपुर और नागरहाल तक विस्तृत है। तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य तक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है, ये आपका सही है। और दूसरा, अगर जो अगस्त्यमलाई जयमंडल रिजर्व की बात करें तो ये केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में विस्तृत है। तो आप जान लीजिए, अगस्त्यमाला जयमंडल केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इसमें सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के जैवमंडलागार यानी बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने का वर्ष आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगिरी, ये वर्ष 2000 में। नोक्रेक ये कब हुआ था, तो नोक्रेक 2009 में। पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 में। और ग्रेट निकोबार 2013 में। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन देखिए, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए। सूची 1 में टाइगर रिजर्व और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। दम्फा टाइगर रिजर्व आप जानते हैं कि ये मिजोरम में स्थित है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। पक्के, बहुत ही देखिए थोड़ा अलग नाम है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। और सतकोशिया ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। और ये प्रश्न भी टाइगर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान आपको करना है। देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरिस्का आप जानते हैं कि राजस्थान में है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है और वाल्मीकि बिहार में है। तो देखिए 3, 1, 4, 2 ऑप्शन देखिए, 3, 1, 4, 2 सही सुमेलन ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, सरिस्का राजस्थान में, ओरंग असम में और वाल्मीकि बिहार में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कि ये प्राधिकरण वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये
कि राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी जो है बॉडी है, यानी सांविधिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और दूसरा है कि ये प्राधिकरण वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है, कथन 2 आपका सही है, कथन 1 सही नहीं है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। याद रखिए कि राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। ये प्राधिकरण वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। और दूसरा कथन है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा जो है ऑप्शन 1 सही है। जो कथन 1 है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि खाद्य श्रृंखला दोस्तों विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, केवल एक जाति की समष्टि के अंतर्गत नहीं। तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10% ऊर्जा नियम या 10% नियम 10% रूल जो है किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है 10% रूल जो है ये किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, और इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है, और इसे ही 10% रूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृंतक, चमगादड़ और भालू, इनमें से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? तो शीत निष्क्रियता क्या होती है दोस्तों? शीत निष्क्रियता की परिघटना जो है कि ये ऐसे जीव जंतु जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों जंतुओं में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है ये प्रश्न। देखिए, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की खोज की थी। और दूसरा है, ग्रीन हाउस के प्रभाव से तात्पर्य बढ़े हुए तापमान में सब्जियों और फलों का उत्पादन करने से है। तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की जो है संकल्पना का प्रतिपादन किया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जो होती हैं उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को बढ़ा देती हैं। तो इसमें आप देखिए, केवल 1 आपका सही है। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य बढ़े हुए तापमान में सब्जियों और फलों के उत्पादन से है, तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा इस तरह सब्जियों और फलों का उत्पादन किया जाता है ग्रीन हाउस गृह बनाकर। लेकिन ग्रीन हाउस का जो तात्पर्य होता है वो क्या है कि इसके द्वारा किसी ग्रह या वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस उपग्रह के वातावरण के ताप को बढ़ा देती हैं, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। लेकिन जोसेफ फोरियर ने, वर्ष याद रखिएगा, 1824 यानी 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न भी पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक योगदान करते हैं। तो इसमें देखिए, ये कौन सा इसमें सही है कि नहीं? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोस्तों वैश्विक ऊष्मन में या ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान करते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन है कि प्रदूषण यानी पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। तो बिल्कुल सही है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वैश्विक ऊष्मन में योगदान नहीं करते, बल्कि ये
एसिड रेन या इसको हम कहें कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके प्रभाव में योगदान करते हैं, जबकि वैश्विक ऊष्मन में जो योगदान करने वाली गैसें हैं वो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हैं। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में जिसका प्रभाव होता है वो प्रदूषण का, ग्रीन हाउस गैसों का और ओजोन परत के क्षरण का। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी स्पेशल से संबंधित है। इसमें सूची 1 में मेला और सूची 2 में उनके जनपदों से सुमेलन करना है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर जनपद में लगता है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है और दादरी मेला ये बलिया जनपद में आयोजित किया जाता है। तो सुमेलन देखिए 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 देखते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इन मेलों का सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह को आचरित करती है? ऑप्शन देखिए, जौनसारी, राजी, भोक्सा या कोरवा। तो सही उत्तर है जौनसारी। बहुविवाह को जो है दोस्तों जौनसारी जनजाति में प्रचलन है। जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार है और इन जनजातियों में बहुपति प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है और ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है। तो बहुपतित्व प्रथा जौनसारी और टोडा जनजातियों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है? तो अगर जो हम इन जिलों का भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गौतम बुद्ध नगर छोटा जनपद है, 1442 वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद बाराबंकी है 3891.5 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का क्षेत्रफल 4521 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में 6788 वर्ग किलोमीटर। तो इन विकल्पों में आप देख लीजिए कि ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर और उससे सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में सही है, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद सही नहीं है, हस्तिनापुर मेरठ में है और देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। तो जान लीजिए श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में ये आपका सही सुमेलन नहीं है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि के नाम पर इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। तो आप जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। दोस्तों सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना मैदान और बुंदेलखंड। तो आप जान लीजिए नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में विस्तृत हैं। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही कथन चुनिए। पहला कथन है आपका, नोरिया, रहट, चरस, साकिया और दौलाब सल्तनत काल में सिंचाई के प्रसिद्ध साधन थे। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कुश, कंजीर, चरख, मगरबी, मंजनिक भूमि माप करने हेतु प्रचलित यंत्र थे। तो ये देखिए ये गलत है क्योंकि कुश, कंजीर, चरख, मगरबी और मंजरिक ये भूमि को माप करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध के उपकरण थे। और आप जान लीजिए सल्तनत काल में नोरिया, रहट, चरस, साकिया और दौलाब ये सिंचाई के प्रमुख साधनों के लिए प्रयुक्त होता था। तो ऑप्शन 1 जो कथन 1 है वो सही है, कथन 2 गलत है। केवल 1 आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
तीसवां प्रश्न है दोस्तों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। किताब ए नौरस, आप जान लीजिए, किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखी गई है। संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंगदेव थे। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। और मान कुतबल, ये मान सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार, एमपी, राजस्थान और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने राज्य व्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।